नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो हम मध्यकालीन जो है भारत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों ने जो भी सल्तनत काल है उसको लगभग देख लिया था और कुछ रूलर्स के बारे में उसमें चर्चा हुई थी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने खिलजी वंश में जलालुद्दीन और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी देखा था। आज हम लोग को बेसिकली तुगलक वंश देखना है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं, मतलब एक पुनरावृत्ति कर देता हूं पूरे लेक्चर की। तो चलिए, कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ चीज़ें लिखूंगा और बाकी चीज़ें सुननी है। तो सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि महमूद गजनवी का 1025 वाला आक्रमण जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था जो कि गुजरात में स्थित था। और 1027 में फिर से आक्रमण करता है। किसके विरुद्ध आक्रमण करता है? तो जाट या खोखरों के विरुद्ध ये जो है आक्रमण करता है महमूद गजनवी। ठीक है, ये वाला था सोमनाथ का। अगला इसमें कुछ चीज़ें ये पूछी जाती है कि महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन है? तो उसका नाम है उतबी। ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, कुछ कुछ चीज़ मैं बताते हुए हो सकता है लिखूं मत, तो आप लोग उतना अंडरस्टूड समझिए। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस चल रही हैं। वो चीज़ें घटना चक्र या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोग कर रहे हो तो उसको कर लीजिएगा, उसमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो कोशिश मैं करूंगा लिखने की, लेकिन अगर नहीं लिख पाऊंगा तो उतना एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तो उतबी का नाम आता है जो महमूद गजनवी के दरबार में रहता है। ठीक है, फिर एक दो बुक्स हैं, जैसे किताबुल यामिनी एक बुक है जिसकी रचना किया हुआ है उतबी। नाम है किताबुल यामिनी। ठीक है, क्यों यामिनी? क्योंकि इसका जो वंश है ना, गजनी वंश, गजनवी का, उसको यामिनी वंश भी कहा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक बुक का और नाम हमेशा पूछता है, तो शाहनामा का नाम पूछता है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। वहीं अगर किताबुल हिंद की बात की जाए, किताबुल यामिनी मैंने आपको बता दिया, किताबुल हिंद की बात की जाए तो उसको अलबरूनी ने लिखा था। इसी को तहकीक हिंद भी कहते हैं, यानी कि किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ठीक है ना? कौन इसकी रचना किया है? तो मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, अलबरूनी ने इसकी रचना की है। इसके अलावा महमूद गजनबी के समय में ही, यानी उसके कंटेम्प्रेरी कौन कौन है? तो उतबी है, फिरदौसी है, अलबरूनी है, उसके साथ बैहाकी और फारूकी है। ठीक है, फिर से एक बार नाम याद रखिएगा कि महमूद गजनबी के टाइम में इनके कंटेम्प्रेरी कौन कौन है। तो महमूद गजनबी के कंटेम्प्रेरी, ठीक है ना, कंटेम्प्रेरी कौन कौन है? तो एक तो है आपका फिरदौसी, ठीक है, उतबी, ठीक है, फिर इसके अलावा बैहाकी, ठीक है ना, बैहाकी के अलावा फारूकी, इसके अलावा आपका अलबरूनी। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन, तो फिरदौसी, उतबी, बैहाकी, फर्रुखी और अलबरूनी इनके समकालीन है। ठीक है, और महमूद गजनवी के दो पुत्र हैं, मसूद और मोहम्मद। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। ठीक है, महमूद गजनवी को इस्लाम का यश बढ़ाने वाला कहा जाता था, उसके साथ में बुत शिकन कहा जाता था। तो गजनवी के बारे में एक चीज़ और जाननी है कि महमूद गजनवी को क्या बोलते हैं? तो बुत शिकन बोल रहे हैं। बुत शिकन मतलब क्या होता है? बुत शिकन मतलब होता है आपका आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? कि मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्ति तोड़ने वाला। ठीक है, उसी को बुत शिकन बोल रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि गजनवी के बारे में इतनी चीज़ें आप लोगों को दिमाग में फिट हो गई होंगी। अब आता है गौरी। तो गौरी जो है आपका 1191, 92 और 94 में तीन इंपॉर्टेंट उस समय युद्ध करता है। तो मोहम्मद गोरी का असली नाम पूछता है तो उसका नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, इसकी जो प्रथम पराजय होती है वो होती है मूलराज 2 या भीम 2 से। ये आपको क्वेश्चन करोगे तो भी मिल जाएगा। भीम 2 किसको हराता है? मोहम्मद गोरी को हराता है। इसी का नाम है मूलराज 2। ठीक है ना, इसके बाद जो है 1175 में सबसे पहले जो आक्रमण करता है भारत पर गोरी, 1175 में, ये चीज़ याद रखनी है, 1175 में पहला आक्रमण कर रहा है मुल्तान पर। उसके बाद 1178 में भीम 2 पर आक्रमण करता है, लेकिन वो अपनी माँ जो है नायिका देवी के साथ
गोरी का मुकाबला करती है और गोरी को हरा देती हैं, ठीक है। फिर कई सारे और आक्रमण करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो करता है तराइन का युद्ध 1191 में। कहाँ पर तराइन प्लेस स्थित है? तो भटिंडा के पास स्थित है। भटिंडा मतलब पंजाब, ठीक है। तो भटिंडा के पास तराइन स्थित है। कब हुआ था ये वाला? 1191 में। 1175 में फर्स्ट वॉर करता है, ठीक है ना। और भटिंडा 1191 में स्थित है। 1192 में दूसरा युद्ध होता है आपका, किसका? तराइन का ही युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान 3 के साथ, ठीक है। मैंने कल भी बताया था, इनको बोलते हैं PRC3, पृथ्वीराज चौहान 3। तो इनके साथ जो है युद्ध होता है और उनको वो हरा देता है, ठीक। और 1193 में क्या होता है कि दिल्ली भारत में गोरी के राज्य की राजधानी बन जाती है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि 1193 में दिल्ली राजधानी बन जा रही है गोरी के राज्य की। 1194 में चंदावर का युद्ध कर रहा है जयचंद के साथ, जिसमें जयचंद की हार हो रही है, ठीक है। और इसी तरीके से आगे जो है वो लड़ाइयाँ करता रहता है। एक बात इसमें और आती है गोरी के बारे में, हालांकि 2.5 दिन के झोपड़े का श्रेय जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है, लेकिन 1196 ईस्वी में ही ये अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बनना शुरू हुआ था। तब गोरी का ही साम्राज्य चल रहा था। और चूंकि जो ऐबक है वो दास का दास है, यानी कि गोरी उसको खरीदा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार, नहीं सॉरी, दास का दास नहीं है, गोरी जो है ऐबक को खरीदा रहता है। तो ऐबक ने कंप्लीट कराया 2.5 दिन का झोपड़ा का जो काम है, ठीक है। इसीलिए श्रेय जो है ऐबक को दिया जाता है, ठीक है। फिर आपका इसके बाद आता है गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक सेपरेट साम्राज्य स्थापित कर रहा है, जिसको हम लोग गुलाम वंश बोल रहे हैं या एक तरीके से सल्तनत काल बोल रहे हैं, या कभी कभी ममलूक वंश भी बोलते हैं। अब गुलाम वंश में आप देखोगे, देखिए याद कैसे करना है, तो SKTSL से करना है, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, स्लेव मतलब गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक है। अब गुलाम में देखिए कौन कौन आता है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे लिखूं समझ में नहीं आ रहा है, बस कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, 1206 से 1210 तक शासन करता है। इसके बाद आता है इनका लड़का आराम शाह, जिसके ऊपर उनकी माँ का जो है साया रहता है, और उनकी माँ शाह तुर्कान जो है उसके ऊपर छाई रहती हैं। बेसिकली ये वर्ड्स है लूसेंट में, ठीक। फिर इल्तुतमिश आता है, जो कि उसका दामाद रहता है, उसकी छोटी पुत्री का पति रहता है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन करता है। तो इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1211 से 1236 तक शासन करता है। फिर रुकनुद्दीन फिरोज आती हैं 1236 में। फिर इसकी पुत्री आती है रजिया बेगम, 1236 से 40 तक शासन करती है। फिर 2-3 लोग और आते हैं, जैसे मोइनुद्दीन बहराम शाह आते हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह आते हैं, नसरुद्दीन महमूद आता है, जो लगभग 20 साल शासन किया है। फिर बलबन आता है। अब कुछ बातें जान लेते हैं ऐबक के बारे में पहले, ठीक है। लास्ट में आते हैं कैकूबाद, और उसके पास कैमूर्स आता है, ठीक। और कैमूर्स के बाद खलजी वंश स्टार्ट होता है, ठीक। तो कुछ बातें और गुलाम वंश के बारे में जानते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं कि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम है वो गुलाम वंश की स्थापना करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जानना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनकी शादी याल्दोज की बेटी से होती है। हालांकि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी डेथ कैसे होती है 1210 में? तो मैंने कई बार बताया कि लाहौर में चौगान या पोलो खेल रहा था, जो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, और उसी घोड़े से गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। बहुत सारा दान करता था, इसीलिए इसका नाम था लाख बख्श। क्या नाम था? लाख बख्श, ठीक है। लाख बख्श भी इसको कहा जाता था, ठीक है। और इसके अलावा इसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, ऐसा कहा जाता है। राज्याभिषेक इनका लाहौर में होता है, और हमेशा यह लाहौर से ही शासन करते रहे, कभी भी दिल्ली नहीं आए। ये किस पर ध्यान देता है? देखिए एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी स्ट्रेटजी पता चल रही है कि साम्राज्य विस्तार से ज़्यादा ध्यान देता था राज्य के सुदृढ़ीकरण से पर, ठीक है ना। तो राज्य के सुदृढ़ीकरण पर ज़्यादा ध्यान, न कि साम्राज्य विस्तार पर, ठीक है। साम्राज्य विस्तार पर कम ध्यान दे रहा है, राज्य के सुदृढ़ीकरण पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। इसके बाद इनकी दूसरी पुत्री जो है उसकी शादी होती है इल्तुतमिश नामक व्यक्ति से, और इल्तुतमिश इनके डेथ के बाद जो है
1-2 साल आपका बहराम शाह रहते हैं, उसके बाद जो है आराम शाह रहते हैं, उसके बाद जो है इल्तुतमिश आता है। और इसके बाद जो है इल्तुतमिश की बारी आ रही है। तो इल्तुतमिश के बारे में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है। देखिए इल्तुतमिश के बारे में क्या क्या पढ़ा था, फिर से रिकैपिचुलेट करते हैं कि इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है कुछ 1210 में, ठीक है, क्योंकि 8 महीने तक शासन रहता है आराम शाह का, और उसी वर्ष 1210 में ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जा रहा है इसको दिल्ली सल्तनत का। उसके साथ ये ऐबक का गुलाम था। तो ऐबक किसका गुलाम था, गोरी का। तो गोरी का गुलाम है ऐबक, ठीक है, और ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये क्या हुआ, ये गुलामों का गुलाम हुआ, गुलामों का गुलाम। तो ये प्रश्न भी पूछता है गुलामों का गुलाम कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में, ये पूछता है कि मतलब कैसा व्यक्ति था, कहाँ का था। तो इलबरी तुर्क था ये इल्तुतमिश जो था, और इसका जो पूरा नाम है वो है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो कंप्लीट नाम भी याद रखेंगे। तुर्काने चहलगनी या चालीसा दल का गठन करता है, और ये जो चालीसा दल है ये विश्वास गुलामों का चालीसा दल या तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है, इसका ये निर्माण करता है इल्तुतमिश जो रहता है। और ये जो चालीसा दल है, ठीक है, ये विश्वासपात गुलाम या सरदार कह सकते हैं, सरदारों का गुट या दल है, ठीक है ना। ये पॉइंट भी हमने कल पढ़ा था। फिर इसके आगे हम लोग क्या पढ़े थे कि ये जो है वास्तविक सुल्तान का दर्जा लेता है बगदाद के अब्बासी खलीफा से 1229 में। तो 1229 में बगदाद के खलीफा हैं, ठीक है, जिनका नाम है अब्बासी खलीफा, ठीक है। तो अब्बासी खलीफा से लेता है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि किसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का चलाया। तो इसने शुद्ध अरबी सिक्का जो है चलाया इल्तुतमिश ने। इसने आपका चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया, ये भी मैंने आपको कल बताया था। इसके अलावा इसने दिल्ली जो है ट्रांसफ़र कर लिया था अपनी राजधानी लाहौर से। उसके बाद पहले मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। कि ऐसा कहा जाता है कि पहला मकबरा किसने निर्मित कराया था, तो इल्तुतमिश ने ही पहला मकबरा इल्तुतमिश कराया था। और मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण भी इल्तुतमिश ने कराया था। तो ये भी एक पॉइंट याद रखेंगे कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, तो इसका निर्माण कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था। और पहला मकबरा किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, ठीक है। इल्तुतमिश जो है उसके समय में, इल्तुतमिश के समय में आपका मांगबरनी आया था। तो मांगबरनी को यहाँ पर शरण नहीं दिया था, इसी कारण उसको जो दौड़ा रहा था, कौन दौड़ा रहा था, चंगेज खान, उसने अटैक नहीं किया था। तो जलालुद्दीन मांगबरनी या जियाउद्दीन मांगबरनी करके नाम है उस व्यक्ति का जिसको चंगेज खान दौड़ा रहा था, ठीक है। अब ये जब मरने वाला रहता है दोस्तों, तो ये अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासिका घोषित कर देता है, ठीक है। फिर जो है रजिया आती हैं। रजिया से पहले रुकुनुद्दीन फिरोज आती हैं। रुकुनुद्दीन फिरोज जो कि उसकी वाइफ हैं अब इल्तुतमिश की, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे रजिया पर आते हैं। तो रजिया जो है वो गद्दी पर बैठती है 1236 ईस्वी के आसपास। तो सबसे पहले जान जाइए कि रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। 1236 से 40 तक ये रहती है। इससे सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आप बातों को ठीक से सुन रहे हो, ठीक है। रजिया सुल्तान 1236 में जनता और अमीरों के द्वारा गद्दी पर बैठाई जाती है, और पुरुषों की तरह जो है जो भी पर्दा प्रथा उस समय चल रही थी, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा बिलोंग कर रहे हैं तुर्क जाति से या अरब साइड से, तुर्की है बेसिकली। तो ये लोग पर्दा प्रथा का त्याग करती है रजिया, और पुरुषों की तरह जो है कुला और चोगा पहन करके दरबार में आने लगती है खुले मुंह से, ठीक है, जिससे कि वहाँ दरबारी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, ठीक है। फिर अल्तूनिया से ही विवाह होता है रजिया का, और बहराम शाह जो है कैथल के समीप कुछ हिंदुओं डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या करा दी जाती है। मतलब इसमें बहराम शाह शामिल है ऐसा कहा जाता है। कल जो पॉइंट बताया था उसमें शायद पॉइंट कुछ अलग था, लेकिन बहराम शाह के द्वारा ही हत्या की जाती है। अगला जो आता है शासक का,
मतलब इसमें एक चीज़ रजिया के बारे में बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो कुला और चोगा पहन करके आती थी पुरुषों की तरह, और दूसरी चीज़ कि पहली मुस्लिम शासिका कौन है, तो रजिया सुल्तान है। फिर आते हैं बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह 1240 से 1242 तक शासन करते हैं। बहराम शाह जो है रजिया को अपदस्थ कर रहे हैं या उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। इन्होंने जो है एक पद का गठन किया है जिसका नाम है नायब ए मामलिकात। नायब ए मामलिकात। ठीक है, ये सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए नायब का पद गठन कर रहा है। ठीक है, तो कभी कभार नायब तहसीलदार आप लोग सुनते होंगे, आज भी पीसीएस की रैंक है, नायब तहसीलदार मिलता है। तो समझ सकते हो कि नायब का पद जो गठन हो रहा है वो बहराम शाह के द्वारा हो रहा है कि सुल्तान का जो कार्यभार है, सुल्तान का जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है उसको कम किया जा सके। ठीक है, और बहराम शाह की हत्या हो जाती है दिल्ली के तुर्क सरदारों के द्वारा। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, जिनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग नसीरुद्दीन महमूद के बारे में, जो कि 1246 से लेकर के 1265 तक जो है शासन करता है। अब समझिए, नसीरुद्दीन महमूद लगभग 20 वर्षों तक शासन कर रहा है। तो बलबन जो है, जो कि तुर्काने चहलगनी रहता है, वो मसूद शाह के स्थान पर इनके पहले जो व्यक्ति रहते हैं नसीरुद्दीन महमूद को बनाता है राजा यहाँ पर। और ये नसीरुद्दीन महमूद जो है फिर बलबन को उपाधि देते हैं, बलबन को उलूग खां की उपाधि देते हैं। ये पॉइंट मैंने कल आपको क्लियर किया था। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है सुल्तान नसीरुद्दीन से कर दिया। नसीरुद्दीन महमूद कौन था, इसके बारे में प्रश्न पूछता है, तो ये जो है टोपी बनाकर, टोपी सीकर यानी कि सिलकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति कौन था, तो नसीरुद्दीन महमूद था। और 1259 में जब इसी का समय चल रहा था, तो उस समय मंगोल नेता हलाकू के साथ जो है समझौता होता है बलबन का, पंजाब की शांति व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, और मिन्हाज उस सिराज ने अपनी जो बुक लिखी है तबकाते नासिरी, वो नसरुद्दीन को ही समर्पित है। तो मिन्हाज उस सिराज बहुत पेट क्वेश्चन है। आप अगर बुक का सेक्शन खोल के देखोगे तो मिन्हाज उस सिराज की ये बुक जो है मेडिवल हिस्ट्री से हर बार पूछी जाती है। मतलब मुझे लगता है कि हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे आपको किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या यूपी अब तो ट्रिपल एससी के पीईटी बना दिया उसको, लेकिन यूपी के अगर आरओ का एग्जाम हो या फिर यूपी का कोई भी एग्जाम हो, अगर तीनों एग्जाम एक साल में हो रहा है तो उठा के देखोगे तो जरूर मिन्हाज उस सिराज आपको बुक मिल जाएगी। तो ये किसको समर्पित है, मिन्हाज उस सिराज वो व्यक्ति है जो कि बुक लिख रहा है। बुक का नाम है तबकाते नासिरी, जो कि नसीरुद्दीन महमूद को डेडिकेटेड ये बुक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी नसीरुद्दीन महमूद का एक तरह से कह सकते हो कि उनके इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है नसीरुद्दीन महमूद की, तो फिर कौन बनता है राजा, बलबन बनता है, तुर्काने चहलगनी को भंग करके। तो 1265 से 87 तक शासन कर रहा है बलबन। उलूग खां की उपाधि इसको मिल रही है। ठीक है, और ये जो है बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी खरीद कर दिल्ली लाए थे। इलबरी तुर्क है, ये कौन सा तुर्क है, इलबरी तुर्क है। ठीक है, वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इल्तुतमिश कौन सा तुर्क था, तो वो भी इलबरी ही तुर्क था। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, दोनों ही इलबरी तुर्क हैं। ग्वालियर विजय जब होती है इल्तुतमिश की, तो बलबन को खरीदा जाता है। तो कब ये खरीदा जा रहा है, बलबल लिख दिया क्या मैंने, अच्छा ठीक, कब इनको खरीदा जा रहा है इल्तुतमिश के द्वारा, तो ग्वालियर विजय के दौरान जो है इनको खरीदा जा रहा है। और रजिया के शासनकाल में बलबन जो है अमीर शिकार के पद पर था। तो अमीर ए शिकार का पद लिया था, कब लिया था, रजिया के काल में। ठीक है, कटप्पा जैसा व्यक्ति है, काफ़ी ज़्यादा अपने सरदारों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्वामी भक्त है। ठीक है, चालीसा दल जो है समाप्त कर देता है बलबन। और बंगाल की राजधानी लखनौती को बलबन के समय विद्रोहों का नगर कहा जाता था। और मेवाड़ियों के विरुद्ध दमन जो है वो भी गयासुद्दीन बलबन ने ही किया था। ठीक है, तो इतनी पॉइंट बलबन के बारे में है। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन में पूछता है वो पूछता है दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज की स्थापना, ये एक सैन्य विभाग है जिसकी स्थापना बलबन करता है।
इसके अलावा जितने भी किले हैं उनका पुनर्निर्माण कराता है, वृद्ध सैनिकों को पेंशन देता है, ठीक है। वेतन का भुगतान नगद में करता था, तो वेतन भुगतान नगद में करता है। आप बताइए कौन और वेतन भुगतान नगद में करता है, ठीक है, कोई खिलजी डायनेस्टी का व्यक्ति है वो करता है, ठीक है। उसके अलावा वृद्ध सैनिकों को पेंशन, वृद्ध सैनिकों को पेंशन, ठीक। और इसके अलावा जो है सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस, ठीक। एक में झुक करके जो है घुटने के बल झुकना था, कुछ राजा का पैर शायद चूमना था, ऐसा करते हैं। और सिजदा भी इसी तरह का कुछ राजा को सम्मान देने की विधि है। तो सिजदा और पाबोस जो है ये दो तरह के जो है शिष्टाचार शुरू करवाता है अपने दरबार के अंदर, ठीक है। और नौरोज फेस्टिवल है जो कि आपका फारसी या पारसियों का फेस्टिवल है, पारसी समुदाय मनाता है, ठीक है, या इसको फारसी भी कह सकते हो। फारसी रीति रिवाज का रोज फेस्टिवल जो है ये स्टार्ट करता है। कौन स्टार्ट करता है? तो स्टार्ट करने वाला व्यक्ति है बलबन। अब जितना भी पॉइंट हमने पढ़ा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज के विषय में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। लौह और रक्त की नीति चलाता है, लौह एवं रक्त की नीति चलाता है, ठीक है। और आपको अभी आगे चलने पे मिलेगा कि तलवार एवं रक्त की नीति कौन चलाता है, ठीक, तो वो भी चीज़ आपको मिलेगा। तो ये लौह और रक्त की नीति चलाता है। खुद को राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसने कहा कि राजा जो होता है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए खुद को जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही खुद को जो है कहलाता है। कहता है कि जो भी राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है। इसके अलावा ये अपने दरबार को ईरानी परंपरा के अनुसार ठीक करवाता है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, 5 बार का नमाजी है ये, 5 बार नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। और ईरानी परंपरा के अनुसार दरबार लगवाता है, ठीक है। उसके अलावा सिक्कों पर खलीफा का नाम, जो क्वाइन है उस पर खलीफा का नाम अंकित करवाता है, उसके खुतबे पढ़वाता है, ठीक है। भोग विलास और शराब का त्याग करता है, भोग विलास और शराब का त्याग करता है, ठीक है। और इसके समय में एक ज्योतिषी और चिकित्सक हैं जिनका नाम है मौलाना हमीनुद्दीन मुतरिज, वो भी बलबन के दरबार में रहते हैं। तो एक ज्योतिषी हैं जो कि बलबन के दरबार में रहते हैं जिनका नाम है हमीनुद्दीन, सॉरी हमीदुद्दीन, हमीदुद्दीन मुतरिज, ठीक है। और बलबन खुद को बताता है कि हम जो है आफरा सियाब के वंशज हैं। किसका वंशज है? कहता है आफरा सियाज का वंशज है, ऐसा खुद को बताता है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट आते हैं उनका नाम रहता है आपका कैकुबाद। कैकुबाद के बाद आते हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो बस नाम याद रखना है। शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है उनको डेथ उनकी कैसे होती है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही उनकी डेथ का कारण बनते हैं। और क्यूमर्स की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है नींव डालते हैं खिलजी वंश की, खिलजी वंश की। लग रहा है मुझे आज कुछ नया नहीं पढ़ पाया जाएगा, केवल रिकैपिचुलेट ही होता रह जाएगा। तो खिलजी वंश में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस ये जानना है कि जो खिलजी वंश का संस्थापक है उसका नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, असली नाम मलिक फिरोज है, ठीक है। ये अपनी राजधानी बनाता है किलोखरी, यानी कि दिल्ली के पास एक जगह है किलोखरी, वहीं पर अपनी राजधानी बनाता है। और ये इनके पुत्रों को खान खाना, अरकली खान एवं कद्र खान की उपाधि प्रदान करता है। 1290 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर के पास जो है सूबेदार मलिक छज्जू के विद्रोह को कौन दबाया था? तो वो भी जलालुद्दीन खिलजी ही दबाए थे। और इनकी जो पुत्री रहती है उसका पति, यानी कि इनका जो दामाद है अलाउद्दीन खिलजी, वो अपने ससुर जी की, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर है, वो आ जाता है खिलजी वंश का, जो 1296 से लेकर के 1316 तक जो है शासन करता है। 20 साल लगभग
शासन कर रहा है। बचपन का नाम है अली गुरसाप इसके, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक कराता है बलबन के लाल महल में। सिकंदर सानी की उपाधि लेता है। तारीख लिखने की प्रथा स्टार्ट करवाता है। सारा शराब जुआ इत्यादि गंदी चीज़ें खत्म करवा देता है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये अपना पहला अभियान गुजरात पर करता है। बघेल शासक वहाँ पर कर्णदेव रहते हैं, ठीक है। तो उत्तर भारत में गुजरात पर करता है, फिर रणथंभौर पर करता है, फिर चित्तौड़ पर करता है, मालवा पर करता है, धार पर करता है, चंदेरी, शिवाना, जालौर पर करता है। वहीं दक्षिण भारत की बात करोगे तो देवगिरी पर करता है, वारंगल, द्वार समुद्र और मालाबार पर करता है। तो ये जो पॉइंट बोला है ये मैंने आप लोग को फिर से लिख देता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में, ठीक है ना, दोनों जगह अटैक करता है। यहाँ पर गुजरात में कर रहा है, गुजरात के बाद रणथंभौर में कर रहा है, रणथंभौर के बाद चित्तौड़ में कर रहा है, चित्तौड़ के बाद मालवा में कर रहा है, मालवा के बाद धार में कर रहा है, धार के बाद चंदेरी में कर रहा है, चंदेरी के बाद शिवाना में कर रहा है और उसके बाद जालौर में कर रहा है, ठीक। और वहीं साउथ इंडिया में सबसे पहले देवगिरी पर करता है, देवगिरी के बाद वारंगल पर करता है, ठीक है, वारंगल के बाद द्वार समुद्र और फिर मालाबार, ठीक। तो इतना जो है ये कुल मिलाकर के अभियान इसका चलता है। इसकी मंत्रिपरिषद में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एग्जामिनेशन में हर बार पूछी जाती हैं। मैं यहीं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेज अब नहीं बर्बाद करने वाला हूँ। दीवान ए इंशा के बारे में हमेशा पूछा जाता है। दीवान ए इंशा, दीवान ए इंशा जो था वो जो भी शाही फरमान होते थे, जो शाही आदेश हो रहे हैं, राजा के आदेश हो रहे हैं, उनको पालन करवाने का जो काम था वो दीवानी इंशा के माध्यम से होता है, ठीक है। वहीं दीवाने आरिज जो है वो सैन्य मंत्री विभाग था, दीवाने वजारत वजीरों को कहा जाता था और दीवाने रसातल जो है विदेश विभाग को कहा जाता था, ठीक है। मलिक काफूर के बारे में कल मैंने आपको बताया था। तो जो मलिक काफूर व्यक्ति है, तो मलिक काफूर को कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है 1000 दीनार में खरीदा गया था गुजरात अभियान के दौरान, तो इसीलिए इसका एक नाम था मलिक काफूर का 1000 दीनारी, ठीक है। उसके बाद जो है अलाउद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है तो मलिक काफूर कुछ दिन तक शासक बना रहता है, हालांकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव जो कि वारंगल के शासक हैं, उन्होंने संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था इसको, ठीक है, मलिक काफूर के सेनापति रहते हुए। और राणा रतन सिंह के बारे में भी मैं कल आपको बता दिया था कि उनकी जो वाइफ है, ठीक है, पद्मावती, वो अपना जौहर कर लेती हैं क्योंकि अटैक कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा बाजार में बहुत सारे रिफॉर्म किया। तो उन रिफॉर्म्स में जो पद हैं उनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आता है आपका शहना ए मंडी। शहना ए मंडी कल भी मैं ये बताया था, जिसको बोलते हैं बाजार अधीक्षक, बाजार अधीक्षक, ठीक। फिर आता है दीवाने रियासत, बाजार पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति। सराय अदल, न्याय के लिए जो काम करता है। बरीद मंडी, बाजार का जो निरीक्षक होता है, इंस्पेक्टर होता है, उसको बरीद मंडी कहते हैं। और मुनहैयान कहते हैं गुप्तचर को, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि पुलिस विभाग का प्रमुख कोतवाल होता था। इसके अलावा डाक व्यवस्था जो शुरू कर रहा है सल्तनत काल में, वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की डाक व्यवस्था। तो ये चीज़ याद रखनी है कि डाक व्यवस्था शुरू करने का काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही माना जाता है। स्थायी सेना रखता था। दागने की प्रणाली थी कि घोड़ा दाग के रखता था। सैनिकों को नगद वेतन भी दे रहा था ये, ठीक है। और बाजार पर नियंत्रण किया था, ये भी आपको पता है। इसी के समय में किरान उस सादेन एक रचना हुई है, लग रहा है पेज ऐड करना पड़ेगा। किरान, ठीक है, किरान उस सादेन एक रचना हुई है जो कि अमीर खुसरो ने की है, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, ये भी कभी पूछा जाता है। तो सीरी में अपनी राजधानी बनाई थी। सीरी फोर्ट था, तो सीरी में अपनी राजधानी बनाई थी। और इसके समय में मंगोलों के बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए, तो इसको मंगोल आक्रमण भी जो है झेलना पड़ा था, ठीक है। इसके अलावा जो है और कुछ देखता हूँ मैं कि क्या बताने लायक है। अमीर खुसरो की एक और बुक है जिसका नाम है खजाइन उल फतूह, ठीक है। तो खजाइन उल फतूह जो बुक है उसमें अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी का शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, ठीक है, इत्यादि चीजें कहता है। अलाई दरवाजा जो एक निर्माण कार्य कराया है वो किसने कराया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है, ठीक।
इसके बाद आते हैं मुबारक शाह खिलजी, जो कि खलीफा के आदेशों को मानने से इनकार कर देते हैं और स्वयं को खलीफा घोषित कर देते हैं। मुबारक खिलजी अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल लह इत्यादि उपाधि धारण करते हैं। बरनी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी जो है वो कभी भी दरबार में कभी कभी नग्न अवस्था में ही नंगे ही दौड़े हुए चले आते थे, इतने ज़्यादा खुद को खलीफा समझ लिए थे। ठीक है, और इनकी जो हत्या है वो खुसरो शाह के द्वारा कर दी जाती है। खुसरो शाह पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण करता है। खैर, बात आती है तुगलक वंश की, जो हम लोग को आज थोड़ा सा पढ़ना था, तो थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर मैं नहीं लेके जाऊंगा। शासनकाल देखते हैं 1320 से लेकर के 1398 तक जो है तुगलक शासन करते हैं। और दिल्ली के ही इलाके में तुगलकाबाद फोर्ट है, अगर आप कोई दिल्ली के साइड में रहता होगा तो जब वो आपका मैं कैसे बताऊं, ठीक है, खानपुर के आसपास से एक रास्ता जाता है। ठीक है, तुगलकाबाद फोर्ट बीच में उसमें पड़ता है, उसमें घूमना अलाउड था उस टाइम में। मैं एक बारी विजिट किया हूँ, तो आप लोग कभी कभार ऐसे जा करके देख सकते हो। उसकी जो स्थापत्य है, यानी कि जो भी उसका आर्किटेक्ट है ना, वो एक विशेष आर्किटेक्ट है। जब आप उसको देखोगे या फोटोज़ में ही देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा विशेष आर्किटेक्ट है। ठीक है, और काफ़ी बढ़िया, अभी भी कुछ प्राचीरें दीवारें जो है सुरक्षित हैं, ठीक ठाक है। अकेले जाइएगा, ठीक है, किसी के साथ नहीं, उतने सेफ प्लेस नहीं होते वो सारे। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश की स्थापना करता है और गाजी मलिक या तुगलक गाजी के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक, और ये भी बहुत बार मंगोलों के आक्रमण से, इसको हम लोग जीएसटी बोलेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो जीएसटी जो है लगभग 29 बार मंगोल आक्रमण को, मंगोल अटैक को वो करता है, विफल कर देता है। यानी कि इसके समय में मंगोल अटैक हो रहा था। सबसे पहले यही व्यक्ति है जो कि सिंचाई के लिए कुआं और नहर का निर्माण करवाया। तो इस पर 2 प्रश्न पूछता है। पहला ये पूछता है कि सबसे पहला वो कौन सा शासक है जिसने नहर का निर्माण करवाया, तो उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। और अगर किसी ने ये पूछा, कभी प्रश्न ये आ गया कि सबसे ज़्यादा किसने निर्माण करवाया, तो वहाँ पर हो जाएगा FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की सेना में बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं। ठीक है, उतनी चीज़ें नहीं जाननी है। डेथ कैसे होती है, तो डेथ होती है जब ये लौट रहा था तो अपने द्वारा ही एक महल बना होता है लकड़ी का, अफगानपुर में। ठीक है, तो अपने द्वारा नहीं, इनका लड़का जो है जौना खां, जिसको बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक नाम है, वो लकड़ी का महल बनवाया था और वो लकड़ी का महल गिर जाता है जिसमें ये रुकते हैं। ठीक है, और पूरी तरह से मतलब इनके ऊपर ही गिरता है तो डेथ हो जाती है इनकी। ठीक, इनके बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि इन्हीं के समय में निज़ामुद्दीन औलिया रहते हैं। ठीक है, दिल्ली में, जो कि दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह भी है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, स्पिरिचुअल है एक तरह से लीडर। तो वो जो व्यक्ति हैं उनका और गयासुद्दीन तुगलक का 36 का आंकड़ा है कि गयासुद्दीन तुगलक अपने साम्राज्य के दौरान उनको दिल्ली में नहीं पसंद करता था। ठीक है, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस होते थे और शायद धार्मिक मान्यता उस तरह की नहीं रही होगी या जो भी रहा हो मैटर। तो ये उनको आदेश देता है कि मैं लौट रहा हूँ और मेरे दिल्ली आने से पहले आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, तो वो एक वर्ड कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं कि दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, और होता भी कुछ ऐसा ही है कि निज़ामुद्दीन औलिया का ये जो कथन है, वो जौना खा के जब लकड़ी के महल में ये पहुँचते हैं तो महल किसी तरह से धराशायी हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आता है इनके पास शासन करने, उनका नाम है MBT या मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में स्टार्ट करते हैं अपना शासन और इनका वास्तविक नाम है जौना खां। तो इन्होंने ही वो महल बनवाया था जिसमें गिर करके इनके पिता की डेथ होती है। और ये सबसे पढ़े लिखे, यानी कि अगर पूरे सल्तनत काल की बात की जाए तो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है, तो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, अच्छा मैं कई बार सल्तनत काल जो बोल रहा हूँ उसमें मैं पहली बार गुलाम वंश को दिखा दिया हूँ, लेकिन सल्तनत का मतलब है SKTSL, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम भी होगा, खलजी भी होंगे, तुगलक भी होगा, सैयद और लोदी, सबको मिला करके सल्तनत होता है। तो अगर मैंने पहले बोला है कहीं गलती से तो उसको ठीक कर लीजिएगा। वो गुलाम वंश केवल गुलाम है या उसको ममलूक नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था कि गुलाम वंश के टोटल जितने भी रूलर हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा विद्वान और पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है, तो वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज़्यादा शिक्षित है, विद्वान भी है, लेकिन ये जितनी सारी पॉलिसीज़ लगाता है, जैसे दोआब मुद्रा जारी करता है, मतलब दोआब में बढ़ा देता है दोआब का कर, देवगिरी को राजधानी बनाता है, सांकेतिक मुद्रा जारी करता है, खुरासान का एक अभियान करता है, कराचिल पर अभियान करता है। जितना भी काम ये कर रहा है, करता तो बहुत अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन सबका सब फ्लॉप हो जाता है। ठीक है,
तो जब ये डेथ होती है इसकी, तो बदायूनी लिखते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये कौन लिखता है, बदायूनी लिखते हैं कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से क्या हो गई, मुक्ति मिल जाती है। तो इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जैसे इनका जो चचेरा भाई है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, मतलब उनको कई सारी संज्ञा दी गई है एक तरह से, क्या बोलेंगे, मेटाफर शायद बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। तो जो इनकी उपाधियां दी गई थी वो दिया गया था रक्त का प्यासा और परोपकारी, एक उपाधि ये दी गई थी, और अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण ये भी दिया गया था, ठीक है। खैर जो इनका शिक्षक है उसका नाम भी गयासुद्दीन है, मौलाना गयासुद्दीन, ठीक है। तो ये जो शासन करता था मोहम्मद बिन तुगलक, तो काफ़ी बड़े एरिया में शासन करता था भारत के, और टोटल 23 प्रांत जो है उस समय बनाया था। इसने एक विभाग शुरू किया था जिसका नाम है दीवान ए कोही, ठीक है, जो कि कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित जो है डिपार्टमेंट था इनका। इसके बारे में भी प्रश्न जो है पूछा जाता है। इसके अलावा इसने क्या किया कि दिल्ली से राजधानी बदल करके देवगिरी कर दिया। देवगिरी ये सोच करके इसने राजधानी किया कि वो भारत के बीचों बीच में पड़ेगा, ठीक है, तो हम शासन वहां से करेंगे तो पूरे भारत पर हम नियंत्रण रख सकते हैं, ठीक है। जबकि दिल्ली में शासन करने का मतलब यह है कि केवल उत्तरी भारत में ही नियंत्रण रख सकते हैं। तो इस कारण से इसने देवगिरी जो है ट्रांसफर कर दिया और उसका नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया। तो ये भी एक चीज याद रखेंगे कि कैपिटल ट्रांसफर करता है दिल्ली टू देवगिरी, जिसको दौलताबाद कहा जा रहा है, ठीक है। फिर जो है जब वहां पर सक्सेसफुल नहीं होता है ट्रांसफर करके, तो 1335 ईस्वी में फिर से ये दौलताबाद से कहां ले आ देता है, दिल्ली ले आ देता है। तो यही सब ये करता रह रहा है अपने शासन के दौरान। इसके अलावा टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी जो है स्टार्ट करता है। फिर एक व्यक्ति है जो इसके शासनकाल में रहता है, इसका नाम है इब्न बतूता, ठीक है। तो इब्न बतूता किसके काल में आता है, इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री है, वो आपका एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ पर आता है। और इन्हीं के समय में रहला एक बुक लिखता है। कौन सी बुक लिखता है, रहला एक बुक लिखता है, ठीक ना, जिसमें अपनी यात्रा का वर्णन करता है। बर्नी जो है इनकी 5 योजनाओं को लिखित करते हैं, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया कि दोआब में कर वृद्धि करता है। ये दोआब मतलब जो भी गंगा जमुना का दोआब आप जान रहे हो ना, नदी के किनारे जो जहाँ पर फसल अच्छी होती है उन एरियाज में टैक्स जो है ज़्यादा लेता है। इसके बारे में एक चीज़ और है कि सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी जब स्टार्ट करता है तो घर घर जो है करेंसी छपने लगती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है कि भाई ये सोचता है कि हल्की करेंसी स्टार्ट करेंगे तो उन चीज़ों से काम चल जाएगा, क्योंकि कोष जो है अभी खाली हो रखा है। तो जब ये हल्की करेंसी स्टार्ट करता है कॉपर वॉपर की, तो सब लोग छापने लगते हैं अपने वहाँ टकसाले लगा करके। तो इस तरह से वो फेल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हर व्यक्ति मुद्रा छापने लगेगा तो इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वस्तुएं उतनी ही हैं और सबके पास पैसा है। तो एक ब्रेड भी खरीदने जाओगे तो 1 लाख रुपए का बिकेगा, ठीक। फिर 2 और अभियान करता है खुरासान और कराचिल पर। वो अभियान भी जो है बहुत ज़्यादा सफल अभियानों में नहीं गिने जाते हैं। तो जितना भी काम कर रहा है सब गड़बड़ हो रहा है, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लेता है। तो कभी कभार ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है या शासक है जो कि हिंदुओं के होली वाले त्यौहार में भाग ले रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक है। बदायूनी का मैंने वो स्टेटमेंट आपको बता ही दिया कि जब उसकी मृत्यु होती है 1351 ईस्वी में थट्टा के निकट होती है। थट्टा एक स्थान है, वहाँ पर होती है। तो बदायूनी लिखते हैं कि सुल्तान को उनकी प्रजा से और प्रजा को उनके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जब इब्न बतूता आता है तो उसको काजी के पद पर भी नियुक्त करता है, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में दक्षिण के लिए अभियान जब मोहम्मद बिन तुगलक भेजता है, हरियर और बुक्का उसी समय दक्षिण में जाते हैं, जो कि वहाँ जाकर के संगम युग की स्थापना कर रहे हैं, संगम डायनेस्टी की स्थापना कर रहे हैं अपने पिता के नाम पर, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है। इनको जो है राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खां को ही यानी कि उलूग खां दुनिया का खान कहा जाता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखनी है। कल से हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर कैसा लगा आप ये बताइएगा। थोड़ा सा कम लिखा हूँ, स्टोरी प्रॉपर सुनाया हूँ, तो जिन लोगों को नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे। बाकी सारी बुक्स में दिया हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन करो,
ज़रूरत पड़े तो फिर से दोबारा लेक्चर 1.25x या 1.5x पर आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। चीज़ें एक बारी ठीक से सुनिए, फिर दोबारा सुनिए, कहानी के माध्यम से मैंने सुनाया है, और फिर सीधे प्रश्न करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।